नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नसीम अंसारी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज मैं बीए पार्ट 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। उसके बारे में व्याख्यान दिया जाएगा। सबसे पहले हम यह जान लें कि आज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों पे कौन कौन सी चीज़ों को स्टडी किया जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वेरियस डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का तरीके पे मेथड्स फॉर मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और फिर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किन किन कारकों पर आधारित होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको यह जानना जरूरी होता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। इससे पहले हम सभी लोग अवगत होंगे, एक थ्योरी होता है लॉ ऑफ डिमांड, एक सिद्धांत है मांग का नियम। यह मांग का नियम यह कहता है कि वस्तु के मांग में और वस्तु के मूल्य में उल्टा संबंध होता है, यानी कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है कि जब मांग के अन्य जो कारक होते हैं अगर स्थिर होते हैं तो उस स्थिति में वस्तु के मांग में और वस्तु के मूल्य में उल्टा संबंध होता है। इसका मतलब यह हुआ कि वस्तु के मूल्य में अगर वृद्धि होती है तो वस्तु के मांग में कमी आ जाएगी, और वस्तु के मूल्य में कमी होगी तो वस्तु के मांग में वृद्धि हो जाती है। लॉ ऑफ डिमांड चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यह इतना कारगर नहीं है कि यह बता सके कि प्राइस में चेंज होने की वजह से वस्तु में कितने से परिवर्तन होगा, यानी कि वस्तु की मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा अगर वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी होती है। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जनरली सामान्य तरीके से तो ऐसे परिभाषित किया जाता है कि जो प्रतिशत परिवर्तन वस्तु के मूल्य में होता है या वस्तु के मांग के जो कारक हैं उनमें जो प्रतिशत परिवर्तन होता है, उस प्रतिशत परिवर्तन की वजह से जो वस्तु के मांग में प्रतिशत परिवर्तन होता है उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। लेकिन सामान्यतः जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात आती है तब यह हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही को समझते हैं, और इस तरीके से इस परिभाषा को इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन की वजह से जो वस्तु के मांग में प्रतिशत परिवर्तन होता है उसी को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, जिसको हम ईपी के जरिए दर्शाते हैं। यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो मांग का लोच है उसको हम ईपी के से दिखाते हैं, और ईपी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी को दिखाया गया। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अलग अलग डिग्रीज होती हैं, यानी कि यह 0 से लेकर इन्फिनिटी तक वेरी करता है, और इसके आधार पर इनका अलग अलग नामांकन किया गया है। तो पहला जो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, ईपी इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि इसमें हम यह दिखाते हैं कि जब वस्तु के मूल्य में जरा सा भी परिवर्तन होता है उस परिवर्तन की वजह से वस्तु के मांग में अनंत परिवर्तन हो जाता है, और इसको ईपी के जरिए दिखाया गया है। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है, यानी कि ईपी ग्रेटर देन 1 है। जो उसके बाद है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, ईपी इक्वल टू 1 है। फिर नेक्स्ट रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड है, ईपी लेस देन 1 है, और लास्ट में परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, ईपी इक्वल टू 0 है। अब इन सारे अलग अलग डिग्रीज को, अलग अलग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिग्रीज को चित्र के द्वारा इस तरीके से दर्शाया गया है। पहले चित्र जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को दर्शाता है, जैसा कि हम बता चुके हैं कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में मूल्य में जरा सा भी परिवर्तन होता है उसकी वजह से वस्तु की मांग में अनंत परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं।
इलास्टिक डिमांड वह डिमांड होता है जिसमें वस्तु के मूल्य में अगर जितना परिवर्तन होता है उससे ज़्यादा से वस्तु के मांग में परिवर्तन होता है तो उसको हम इलास्टिक डिमांड कहते हैं। और इसमें ईपी जो होता है, इलास्टिक ऑफ डिमांड जो होता है, वो ग्रेटर देन 1 होता है, यानी कि एक से ज़्यादा होता है। और जब कभी भी इलास्टिक ऑफ डिमांड की वैल्यू एक से ज़्यादा होगी तो यह माना जाएगा कि उसमें उस वस्तु का इलास्टिक ऑफ डिमांड जो है वो इलास्टिक है। तीसरा जो है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। इसमें यह दिखाया गया है कि वस्तु के मूल्य में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उतने से ही वस्तु के मांग में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि दोनों का जो प्रतिशत परिवर्तन होगा वो एक समान होता है और इसी को हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं, जो कि ईपी इक्वल टू 1 के जरिए दर्शाया जाता है। यानी कि जब इलास्टिक ऑफ डिमांड की वैल्यू 1 होगी तो उस केस में जो इलास्टिक ऑफ डिमांड होता है वो यूनिटरी होता है, यूनिट इलास्टिक होता है। चौथा है इन इलास्टिक डिमांड का। इन इलास्टिक डिमांड वह डिमांड होता है जिसमें वस्तु के मूल्य में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, लेकिन उस वस्तु के मूल्य में ज़्यादा परिवर्तन की वजह से वस्तु के मांग में उससे कम से परिवर्तन होता है। यानी कि जो प्रतिशत परिवर्तन होता है, प्रतिशत परिवर्तन वस्तु के मूल्य में जो होता है, उस प्रतिशत परिवर्तन के वजह से वस्तु के मांग में प्रतिशत परिवर्तन होता है, लेकिन जो प्रतिशत परिवर्तन वस्तु की मांग में होता है वह कम होता है, जिसको हम इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं और इसको ईपी लेस देन 1 के जरिए दिखाया गया है। यानी कि इंग्लिश में अगर परिभाषित करें तो इसको बोलेंगे कि द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। लास्ट में परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड वह डिमांड होता है जिसमें वस्तु के मूल्य में जो भी परिवर्तन होगा उसका वस्तु के मांग पर कोई असर नहीं पड़ता है। यानी कि द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज 0 ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी कि वस्तु के मूल्य में कोई भी परिवर्तन होगा उस परिवर्तन की वजह से वस्तु के मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यह अलग अलग 5 डिग्रियां होती हैं इलास्टिक ऑफ डिमांड की, और इनको चित्र के द्वारा भी समझा जा सकता है कि कैसे हम परफेक्टली इलास्टिक होगा तो यह हॉरिजॉन्टल हो जाता है, इलास्टिक डिमांड होता है तो जो डिमांड कर्व है वो ज़्यादा फ्लैट होता है। यूनिटरी इलास्टिक में ये हम जैसे दिख रहा है कि एकदम से जितना परिवर्तन होता है वस्तु के मूल्य में उतना ही परिवर्तन होता है वस्तु के मांग में। और इस तरीके से हम ग्राफ देख के, चित्र देख के समझ सकते हैं कि कैसे कैसे डिग्री में परिवर्तन आ रहा है। अब इलास्टिक ऑफ डिमांड का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड होता है, और प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड को हम ऑलरेडी परिभाषित कर चुके हैं, जिसको इस तरीके से परिभाषित किया जाता है कि द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी कि वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन की वजह से जो वस्तु के मांग में प्रतिशत परिवर्तन आता है उसके रेशियो को, उसके अनुपात को हम प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड कहते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इलास्टिक ऑफ डिमांड होता है वो है इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड को इस तरीके से परिभाषित किया जाता है कि बस उपभोक्ता के आय में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसकी वजह से जो वस्तु के मांग में प्रतिशत परिवर्तन होता है उसी को हम इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड कहते हैं। यानी कि द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और इसी रेशियो को हम इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड कहते हैं। इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड 3 तरह का होता है, यह पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी हो जाता है और जीरो भी हो जाता है। तो पॉजिटिव जब होता है जब जो प्रतिशत परिवर्तन इनकम में होगा उस प्रतिशत परिवर्तन की वजह से जो वस्तु के मांग में उससे ज़्यादा से अगर परिवर्तन आता है तो उसको हम पॉजिटिव इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड कहते हैं। जब इनकम में परिवर्तन होगा और उससे मांग में भी कमी आ जाती है, यानी कि मांग में वृद्धि नहीं होती है, तो उसमें निगेटिव इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड होता है। और जब इनकम में जो परिवर्तन होगा उसकी वजह से मांग पर कोई भी असर नहीं पड़ता है तो उसको हम जीरो इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड कहते हैं। अब हमको क्रॉस इलास्टिक ऑफ डिमांड है। क्रॉस इलास्टिक ऑफ डिमांड को इस तरीके से परिभाषित किया जाता है कि बस क्रॉस इलास्टिक जनरली हम पहले यह समझ लें कि इसमें दो अलग अलग वस्तुओं के
का अध्ययन करते हैं, हम दो रिलेटेड कमोडिटी का अध्ययन करते हैं, क्योंकि एक का डिमांड का अध्ययन होता है और दूसरे के प्राइस का परिवर्तन देखा जाता है। एक दूसरे के परिवर्तन की वजह से, दूसरे के वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की वजह से पहले वाली वस्तु के मांग में कोई परिवर्तन होता है या नहीं होता है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इस तरीके से परिभाषित किया जाता है कि द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द परसेंटेज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, यानी कि संबंधित वस्तुओं के मूल्य में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसकी वजह से जो वस्तु के मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन आता है उसी रेशियो को हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में दो वस्तुओं उसके आधार क्रॉस इलास्टिसिटी के आधार पर हम वस्तुओं में यह तय करते हैं कि दो वस्तुएं क्या हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज द डिमांड फॉर वन गुड इंक्रीजेज व्हेन द प्राइस फॉर द सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेज। यानी कि क्रॉस इलास्टिसिटी जब पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि दोनों वस्तुएं सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, यानी कि उनके मूल्य में अगर दूसरी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी तो पहले वाली वस्तु के मांग में भी वृद्धि हो जाएगी, और दूसरे वाली वस्तु के मूल्य में कमी होगी तो पहले वाली वस्तु के मांग में कमी आ जाएगी। या इस तरह से माना जाता है कि जब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होगा तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निगेटिव होता है तो उसको हम कहते हैं कि दोनों वस्तुएं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, यानी कि अगर दूसरे वाले वस्तु के मूल्य में अगर वृद्धि होती है तो पहले वाले वस्तु के मांग में कमी आ जाएगी, और दूसरे वाले वस्तु के मूल्य में अगर कमी होगी तो पहले वाले वस्तु के मांग में वृद्धि हो जाती है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब नेगेटिव होता है तो उस केस में जो वस्तुएं होती हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है, यानी कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ी होती हैं। अब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किस तरीके से मेजर करते हैं, उनके कैलकुलेशन का मेथड क्या है उसको डिस्कस करते हैं। और ये 4 तरह का मेथड है। पहला है परसेंटेज मेथड, दूसरा है पॉइंट मेथड, तीसरा है आर्क इलास्टिसिटी मेथड और चौथा है टोटल आउटले मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब अलग अलग इसको अध्ययन करते हैं। परसेंटेज और रेशियो मेथड जो होता है, परसेंटेज मेथड, यह सबसे पॉपुलर मेथड होता है और इसमें बहुत ही आसानी से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पता लगा लेते हैं, जो यह व्यक्त करता है कि जो प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में होगा, वस्तु के मूल्य में होगा, उसकी वजह से जो वस्तु के मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उन दोनों के रेशियो को हम निकाल देते हैं और इस रेशियो से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यह दिख रहा है कि EP इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इनटू 100। अगर इस तरीके से हम पता लगाएं तो आसानी से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता लगा सकते हैं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड होता है वो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, यानी कि दिए गए डिमांड कर्व के किसी एक पॉइंट पे अगर हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता लगाना हो तो उसके लिए पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड काफ़ी इफेक्टिव होता है, काफ़ी कारगर विधि होता है। और यह विधि कभी भी यूज किया जा सकता है। इसको निकालने के लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, EP इक्वल टू DQ अपॉन Q अपॉन DP अपॉन P, या EP इक्वल टू DQ अपॉन DP इंटू P अपॉन Q। यानी कि D जो होता है डिफरेंस व्यक्त करता है दो वस्तुओं, जैसे DQ अपॉन Q है तो यानी कि यह प्रतिशत परिवर्तन बताएगा, इंटू 100 हो जाएगा तो, और DP अपॉन P इंटू 100 हो जाएगा तो यह मूल्य का प्रतिशत परिवर्तन बताएगा। इन दोनों के रेशियो से हम आसानी से किसी भी पॉइंट पे, किसी भी डिमांड कर्व के किसी भी पॉइंट पर हम आसानी से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इस्तेमाल तब होता है कि जब हम जो वस्तु के मूल्य में और वस्तु के मात्रा में हम जो परिवर्तन होता है उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, यानी कि उसके मात्रा को अगर कैलकुलेट नहीं पा रहे हैं, या मान लीजिए कोई आर्क है या कोई कर्व है, उस कर्व के बेसिस पे हम यह नहीं पता लगा पा रहे हैं कि कितने से परिवर्तन हो रहा है, तो उस स्थिति में हम आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि दो पॉइंट के बीच एक आर्क बना लेते हैं और उस आर्क से, दोनों के आर्क के बीच का हम
रेशियो निकाल करके हम इलास्टिसिटी का पता लगा लेते हैं, जिसका यह मेथड होता है कि EP इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 अपॉन P2 माइनस P1 अपॉन P1 प्लस P2 अपॉन 2। यानी कि EP जो इस तरीके से निकालेंगे कि दो अलग अलग बिंदुओं पर जो वस्तुओं का जो अंतर होगा उसका रेशियो और दो अलग अलग मूल्यों का अंतर, उन दोनों के रेशियो को उनके दोनों के जोड़ से हम भाग दे देते हैं। P1 प्लस P2 और Q1 प्लस Q2 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो जो बहुत आसानी से हम दो पॉइंट के बीच का, आर्क के बीच का इलास्टिसिटी आसानी से पता लगा। इस तरीके से हम आर्क इलास्टिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम आर्क होगा डिमांड कर्व तो उस केस में हम इस तरीके से इलास्टिसिटी को पता लगाते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड, यह मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है और इसमें हम अपने खर्चे के हिसाब से, यानी कंज्यूमर अपने खर्चे के अकॉर्डिंगली यह पता लगा लेता है कि प्राइस इलास्टिसिटी किस तरीके से वेरी करेगा और इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा। इस कॉन्सेप्ट को अल्फ्रेड मार्शल ने सबसे पहले बताया था। इस मेथड के जरिए हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इस तरीके से पता लगाते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से पहले और वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने के बाद क्या स्थिति है। और इस तरीके से जब हम अपने एक्सपेंडिचर का अध्ययन करते हैं तो उस स्थिति के बाद हम पता लगा लेते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या होगी। अब हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रभावित करते हैं। यानी कि ये बहुत ही अहम है कि यह जानना जरूरी है कि इलास्टिसिटी हमारा कैसे वेरी करता है। तो इसके लिए अलग अलग कारक हैं। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, दूसरा है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, तीसरा है शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, चौथा है पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, पांचवा है नंबर ऑफ यूजेस, छठा है टाइम पीरियड और सातवां है इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर। यह पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर किसी भी वस्तु का सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होगा तो उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा मानी जाती है, ज़्यादा होती है। वैसे ही अगर नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि अगर वो अत्यावश्यक एसेंशियल कमोडिटी है या लग्जरी कमोडिटी है, इसके बेसिस पर हम यह पता लगाते हैं कि यह उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो सकती है। अगर यह अत्यावश्यक वस्तु होगी तो उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगा और यह लग्जरी गुड्स होगा तो इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होगा। वैसे ही हम एक्सपेंडिचर के बेसिस पे पता लगा लेते हैं कि वस्तुएं इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। वैसे ही अगर हम और इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखें तो इसमें नंबर ऑफ यूजेस है, यानी कि किसी वस्तु का कितना यूज हो सकता है। तो जिस वस्तु का जितना ज़्यादा यूज होगा उसकी इलास्टिसिटी उसी हिसाब से वेरी करती है। लास्ट में सातवां है इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर, यानी कि वस्तु कंज्यूमर के आय में अगर वृद्धि होती है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हमारा उसी हिसाब से वेरी करता है। और इस तरीके से हम अपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समाप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको बहुत ही आराम से हम अध्ययन करते हैं ताकि हमें बहुत आसानी से डिमांड कर्व का जरिए हम पता लगा सकें कि कैसे हम मतलब प्राइस के चेंज होने से कितना डिमांड में परिवर्तन होता है, इनकम में परिवर्तन होने की वजह से कितना डिमांड में परिवर्तन होता है। तो इस परिवर्तन को जानने के लिए हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जानना बहुत ज़रूरी है। तो ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।